हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का दिन आप सभी के लिए बहुत ही क्रूशियल है बिकॉज आज आखिरी दिन है आपकी प्रिपरेशन का फॉर सीबीएसई क्लास 12th केमिस्ट्री एग्जामिनेशन। जैसे कि आपका एग्ज़ाम अब कल ही है ना, तो अब आखिरी दिन पे क्या कर सकते हो आप। अब आखिरी दिन पे सबसे पहला है कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि टेंशन तो हो रही होगी, बट फिर भी जितना आप अपने आप को है ना रिलैक्स फील करवा सकते हैं, चिल फील करवा सकते हैं, उतना आप ट्राई करिए कि आप अपना माइंड जो है वो रिलैक्स्ड रखें। इसके बाद अब लास्ट डे पर देखो, मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि भाई आप पूरी किताबें अपनी उठाओ है ना और पूरा एनसीईआरटी जो है रिवाइज़ करने लग जाओ, कंप्लीट अपना जो नोट्स है वो रिवाइज़ करने लग जाओ। बिकॉज एक पूरी नोटबुक है ना, आप एक दिन में, अब तो एक दिन भी नहीं रहा, 24 घंटे भी नहीं रहे आपके पास, तो इसमें आप कैसे ही रिवाइज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हम आज की इस वीडियो में ना लास्ट मोमेंट पे किस तरीके से आखिर आप अपना क्विक रिवीजन कर सकते हो पूरी ओवरऑल केमिस्ट्री का, ये मैं आपको बताने वाली हूँ है ना। और मैं आपको साथ ही साथ क्विक रिवीजन करवाने भी वाली हूँ, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। किस तरीके से पूरी ओवरऑल केमिस्ट्री का आपको एक रिवीजन करना है ये मैं आपको बताऊंगी आज के इस वीडियो में। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। शुरू करने से पहले कुछ बातें बता दूं। देखो, आपके क्लास 12th में आप सभी को पता है कि आपका केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो तीनों को डील करने का तरीका भी अलग होता है। ठीक है, अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं, जैसे कि आपका चैप्टर 1 है ना, जो आपका चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 कौन सा है आपका? चैप्टर 1 है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, फिर चैप्टर 2 कौन सा है आपका? चैप्टर 2 है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 3 है आपके पास केमिकल काइनेटिक्स। तो जो 3 चैप्टर हैं ये मेरे फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा आता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट है। ठीक है, इसके बाद चैप्टर 4 और 5 जो है आपका, ठीक है, वो आपका थ्योरेटिकल है। इसका मतलब ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। इसके बाद जो लास्ट के चैप्टर बचे आपके, चैप्टर 6 है ना, 7, 8, 9 और 10 चैप्टर्स हैं टोटल। तो ये लास्ट के 5 चैप्टर आपके किसके हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। तो देख रहे हो, आपका सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। 5 चैप्टर अकेले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, किस तरीके से आखिर हम रिवाइज करेंगे ज़रा देखते हैं। स्टार्ट करते हैं भाई फिजिकल केमिस्ट्री से। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, आपके 3 चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मैं क्विकली आपको रिवाइज करवाने वाली हूँ। कौन कौन से फॉर्मूला, कौन से ग्राफ्स का ध्यान रखना है, किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। शुरू करते हैं भाई फिजिकल केमिस्ट्री की कहानी। सबसे पहला चैप्टर है आपका सॉल्यूशन है ना, चैप्टर 1 है आपका सॉल्यूशन। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसका मैं एक पूरा का पूरा कंसाइज वे में है ना, सारे के सारे फॉर्मूला आपके एक ही शीट में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आई थिंक देखो, ये आपका चैप्टर 1 है ना, एक पेज, ये आपका दूसरा पेज, ठीक है, ये आपका तीसरा पेज। 3 पेज में आपका ये पूरा चैप्टर जो है सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला खत्म हो गया। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, एक बार मैं आपको पहले रिवाइज करवा देती हूँ, फिर पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से आप रिवाइज कर लो लास्ट मोमेंट पे। ठीक है, एग्जाम से पहले भी एक बार फॉर्मूला कम से कम देख के चले जाना कि फॉर्मूला में मिस्टेक ना कर दो आप। ठीक है, चलो देखो, सॉल्यूशन में जो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारे पास, फर्स्ट फॉर्मूला है मास परसेंटेज का। मास परसेंटेज को हम कहते हैं W/W%। क्या है फॉर्मूला? W2 अपॉन में W1 प्लस W2। ठीक है, ये 1 और 2 क्या होता है? 1 और 2 होता है आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, तो आपके पास जो 1 है, 1 रिप्रेजेंट करता है सॉल्वेंट को, 2 रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूट को। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये जो 1 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 1 2 या फिर A भी लिखा हो सकता है। तो 1 और A या फिर 2 और B, ये होता है आपका सॉल्यूट और ये होता है आपका सॉल्वेंट। राइट, वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें तो अब यहाँ पर V/V% आ जाएगा, तो यहाँ पर हम V2 अपॉन में V1 प्लस V2 बात करें। अब 2 और 1 अब आपको क्लियर है, यहाँ से आप आराम से देखकर पहचान सकते हो। ठीक है, फिर है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो ऊपर मास होगा नीचे वॉल्यूम होगा। ठीक है, फिर मास फ्रैक्शन है, जैसे आपने मोल फ्रैक्शन पढ़ा, अभी ये मास फ्रैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर मास के बारे में हम बात करेंगे। x1 हो जाएगा आपका मास है ना सॉल्वेंट का, अपॉन में W1 प्लस W2। x2 हो जाएगा मेरा W2 अपॉन में W1 प्लस W2। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर मास फ्रैक्शन का फॉर्मूला भी देख लिया। फिर है आपका पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन क्या हो जाएगा? W2 अपॉन में W1 प्लस W2, बस इनटू हम यहाँ पर 10 की पावर 6 करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन है ना, तो मिलियन आ गया, इसलिए 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है। मोलैरिटी का फॉर्मूला, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम स्टार मार्क लगा लेते हैं। मोलैरिटी का पक्का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला है मेरे पास WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन V। तो WB क्या है, सॉल्यूट, WA क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है। यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर होता है। मोलैरिटी की बात करें, दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो मोलैरिटी क्या होता है हमारा, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, WA आ जाएगा, ठीक है, ग्राम्स में। इसका जो यूनिट है वो है मोल्स पर kg, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मोलैरिटी और मोलैलिटी में एक बात बताई गई कि जो मोलैरिटी है ना वो आपका टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। क्योंकि देखो कोई भी टर्म्स है हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, अगर उन कंसंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम टर्म आ गया तो वॉल्यूम अगर टर्म आ गया तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, अगर वॉल्यूम टर्म नहीं है तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो भाई यहाँ पर वॉल्यूम आ गया ना तो मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, बट मोलैलिटी नहीं करती है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ये डिपेंडेंट है लेकिन मोलैलिटी डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अब हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक है, इसको हम x या फिर इस तरीके से काई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस B। अगर हम B का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स B के होंगे, नीचे मेरे टोटल हो जाएंगे, तो Na प्लस NB। कोई भी जो मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, एक हमारे सॉल्यूशन के अंदर तो दो कंपोनेंट है A और B, ठीक है, तो उन दोनों का मोल फ्रैक्शन हमेशा सम जो है वो इक्वल टू 1 ही आता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हेनरीज लॉ, दिस इज अट मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई इस पर हम डबल स्टार लगा देते हैं इस चैप्टर का, ठीक है। हेनरीज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, क्या फॉर्मूला हमारा हेनरीज लॉ का, P इज इक्वल टू KH(x), है ना। तो P होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, KH मेरा हेनरीज कांस्टेंट है, X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो XB कह रहे हैं मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये आपका क्या है फॉर्मूला हेनरीज लॉ का, P इज इक्वल टू KH(x), ठीक है। अगला आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे, अगला है मेरे पास राउल्ट्स लॉ। हेनरीज लॉ और राउल्ट्स लॉ ये दोनों आपके इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है, ठीक है। राउल्ट्स लॉ की बात करें तो देखो PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है XA के, और जो PB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है XB के। अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊं तो यहाँ पर आ जाएगा PA नॉट। PA नॉट क्या है, मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ A, ठीक है, ऑफ प्योर सॉल्वेंट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जब नॉट लग जाता है ना इसका मतलब वो बताता है कि प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, राउल्ट्स लॉ का, कि PA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA, ठीक है, PB इज इक्वल टू PB नॉट इंटू XB, ठीक है। अगर हमने वोलेटाइल सॉल्यूट लिया है तो उस केस में जो टोटल प्रेशर है हम क्या करेंगे भाई, इन दोनों को एड अप कर देंगे। लेकिन अगर आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया है तो मेरा जो P टोटल है वो PA के बराबर ही होगा, और PA क्या होता है, P नॉट A इंटू XA होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर नेक्स्ट टर्म आता है हमारा आइडियल सॉल्यूशन का, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, आइडियल बच्चा है मतलब सबकी बात मानेगा, लेकिन किसकी बात मानता है यहाँ पर, है ना। हम यहाँ पे अपने सॉल्यूशन चैप्टर की बात कर रहे हैं तो किसकी बात मानेगा, ये मानेगा राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन है AB मॉलिक्यूल का वो बराबर होता है जो इंटरेक्शन AA के बीच में हो रहा है और जो BB के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो ये इसके बराबर है। चलो आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से आना चाहिए, एग्जाम में ज़रूर पूछ लेते हैं, ये डायग्राम आपको बनाने के लिए भी आएगा, है ना, या बनाना भी पड़ेगा आपको। अगर आइडियल सॉल्यूशन पूछा है तो डायग्राम बनाकर आ जाना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे x एक्सेस पे मोल फ्रैक्शन लिया, देखो XA मेरा 1 था, यहाँ से 1 से 0 हो गया, ये 0 था 0 से 1 हो गया, ठीक है। हम y एक्सिस पे यहाँ पर क्या ले रहे हैं, वेपर प्रेशर लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ से XA से हम चले तो ये जो लाइन है वो PB नॉट है, दिस इज़ PB नॉट, ठीक है, ये मेरा PA नॉट है। तो इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ हो जाएगा मेरा P टोटल PA प्लस PB, ठीक है। और ये जो PB नॉट है ये हम बेसिकली बता रहे हैं ये आपका PB है, PB इज इक्वल टू PB नॉट XB, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका PA इज इक्वल टू PA नॉट XA, ठीक है। इस तरीके से आपको डायग्राम पता करना है। दूसरी बात कि आइडियल सॉल्यूशन के केस में मेरा डेल्टा H मिक्स इक्वल टू 0 होता है, मतलब जो एंथैल्पी चेंज है वो आपका 0 रहेगा, और डेल्टा V मिक्स जो है वो भी आपका 0 रहने वाला है। एग्जाम्पल है मेरे पास N-हेक्सेन और हेप्टेन, ठीक है। अब आगे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ की बात नहीं मानेंगे, ठीक है, विच डू नॉट ओबेज राउल्ट्स लॉ, ठीक है।
अब यहाँ पर आपका दो टाइप का नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो सकता है, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है नेगेटिव डेविएशन। एकदम आसान है। ये जो आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है ना, ये सेम डायग्राम चिपकाओगे आप, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा कि आपको जो लाइन यहाँ पर स्ट्रेट दिख रही थी, अब यहाँ पर आपको स्ट्रेट ना दिखकर पॉजिटिवली वो डेविएट कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ डेविएशन हो रहा है कि भाई ये लाइन ऐसी होनी चाहिए थी बट ये डेविएट हो गई ऊपर, है ना, ये ऐसे डेविएट हो गई, ठीक है, ये आपकी ऐसे डेविएट हो गई। तो जब ये ऊपर की तरफ आपको कर्व दिख रहा है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो ए बी इंट्रैक्शन है वो वीकर है एज कंपेयर टू ए ए और ए बी बी इंट्रैक्शन, ठीक है। डेल्टा वी मिक्स और एच मिक्स दोनों ही पॉजिटिव होगा पॉजिटिव डेविएशन के केस में, क्लियर है। अब यहाँ पर ये आपका सेम डायग्राम ही है कि आपका एक्स ए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आपने एक्स एक्सिस पे लिया है, वाई एक्सिस पे आप वेपर प्रेशर लेकर चल रहे हो, ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि जब हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं तो दे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। एग्जाम्पल भी याद रख लेना, एसीटोन और इथेनॉल का जो मिक्सचर है वो आपका क्या होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होता है। एक तरीका बता रही हूँ याद करने का, देखो जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, ठीक है, पॉजिटिव वाले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं और नेगेटिव डेविएशन वाले मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं। तो पॉजिटिव बताता है ऊपर, है ना, तो ये मैक्सिमम होना चाहिए था बट ऑपोजिट है, यहाँ पर मैक्सिमम ना होकर ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर देखें, नेगेटिव डेविएशन की बात करते हो आप तो ए बी इंट्रैक्शंस स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कम्पेयर टू ए और बी बी इंट्रैक्शन। वहाँ पर आपके ए बी इंट्रैक्शन वीकर थे, यहाँ पर स्ट्रॉन्गर हैं, ठीक है। तो डेल्टा वी मिक्स भी नेगेटिव हो जाएगा भाई और एच मिक्स भी नेगेटिव हो जाएगा। और जो मुझे ग्राफ मिला, अब मुझे नीचे की तरह डेविएशन देखने को मिल रहा है। अब ये जो डेविएशन है वो नीचे की तरफ है ना, इन तीनों केस में अब ये नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। ये आपका नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ है, ठीक। ये जो आपकी लाइन है इंपॉर्टेंट वो क्या है कि नेगेटिव डेविएशन के केस में इट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। एग्जाम्पल भी याद रख लेना, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इसका जो लास्ट पार्ट है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का, और यहाँ से ये जो फॉर्मूले लिखे हैं ना ये खतरनाक इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से न्यूमेरिकल्स आता ही आता है, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल से, बाकी इसको किसी फैक्टर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं इस बात पर ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी, बाकी कुछ भी बदल दो, इधर उधर कुछ भी कर दो, इसको कोई मतलब नहीं, ठीक है। चार टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं। एक होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी ए नॉट, ठीक है। तो पी ए नॉट क्या हो गया, जब भी नॉट लग गया तो प्योर सॉल्वेंट की बात हो रही है, एस लिखा है मतलब सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हो आप, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू एक्स बी, है ना, तो एक्स बी के बराबर होता है। अब अभी आप देखोगे इसके बाद वांट ऑफ फैक्टर बढ़ोगे, ठीक है। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या है, आई। तो हम सिंपली क्या करते हैं कि जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का फॉर्मूला हमने निकाला ना उसको हम आई फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया है कि और आई एक्स बी, मतलब मैंने आई से मल्टीप्लाई कर दिया, वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करके मैंने अपना जो ये फॉर्मूला है उसको करेक्ट कर दिया, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ठीक है। के बी होता है आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, और एम आपका मोलालिटी है। तो अगर मैं इसको आई से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैंने इसको करेक्ट कर दिया, वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, यहाँ पे मैं आई से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है सी आर डी। और कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन है मेरा मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, कितने हैं आपके इन वन सॉल्यूशन इन वन वॉल्यूम ऑफ लीटर, है ना। तो यहाँ पर दे रखा है कि एन बाई वी बाई आर टी, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। कंसंट्रेशन क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, है ना, लीटर्स में, ठीक है। तो ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा v। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि c क्या है, n बाई वी ही है। तो अगर मैं इसको भी i से मल्टीप्लाई कर दूँ, वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये करेक्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी आपने समझ ली। अब यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है इसको हमने ओपन अप करके लिख दिया है कि जो डेल्टा टी बी था वो होता है मेरा टी बी माइनस टी बी नॉट, ठीक है। टी बी क्या है, टी बी होता है आपका, कहाँ गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और जब नॉट लग जाता है तो वो प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहा है, ठीक है।
डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ होता है टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ध्यान रखना इस बात का, यहाँ पे मिस्टेक मत करना। जब डेल्टा टी भी लिखते हो तो नॉट वाला आगे आता है, जब डेल्टा टी एफ लिखते हो तो नॉट वाला पहले आता है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में ये गलती मत कर देना, ठीक है। जब भी नॉट आ गया प्योर सॉल्वेंट, टी एफ है तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैंने इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, है ना, जिसमें आपका मैंने सारे फॉर्मूले को खोल दिया, क्योंकि आपका फॉर्मूला था डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, है ना, टी बी, ये देखो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, अभी पढ़ा था हमने, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। एम क्या होता है, मोलालिटी, तो मैं यहाँ पर मोलालिटी का भी फॉर्मूला पूरा खोल दूंगी, ओपन अप कर दूंगी, ठीक है। तो वो फॉर्मूला ओपन अप करने के बाद जो मेरे को ओवरऑल फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है ये आप डायरेक्टली याद कर सकते हो डेल्टा टी बी और टी एफ के केस में। डेल्टा टी बी हो गया के बी इंटू मोलालिटी का पूरा फॉर्मूला खोल दिया, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, ठीक है। यहाँ पे के एफ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, ग्राम्स में आएगा आप, क्योंकि मैं यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर चुकी हूँ, ठीक है। चलो, यूनिट ऑफ के बी एंड के एफ, ये जो मेरा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है ना, के बी और के एफ क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो ये जो मेरे कांस्टेंट है इनका यूनिट क्या होता है, केल्विन, दिस इज केल्विन केजी मोल इनवर्स, इन दोनों का क्या है, केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये यूनिट भी पूछ लेता है, ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर फटाफट देख देते हैं, दिस इज द लास्ट पॉइंट है ना इस वाले चैप्टर का, सॉल्यूशन चैप्टर का। तो वांट ऑफ फैक्टर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई होता क्या है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो आपका आया है डिवाइड बाय, ठीक है, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। तो मतलब एक जो आपने कैलकुलेट किया है और एक जो आप मतलब एक एक्सपेरिमेंटली आप कर रहे हो, है ना, एक जो थियोरेटिकली निकाल के लाए हो और एक आपका ऑब्जर्व्ड है, ठीक है। तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय जो ऑब्जर्व किया गया है वो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो हम कहते हैं कि सॉल्यूट जो है वो डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब टूट रहा है आयंस में। अगर आई की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो हम कहते हैं कि सॉल्यूट एसोसिएशन हो रहा है, मतलब कि दो आयन्स जुड़कर, है ना, एसोसिएट करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। अगर आई इक्वल टू 1 आ गया मतलब ना ही कोई जुड़ रहा है, ना ही कोई टूट रहा है, ना ही कोई एसोसिएशन है, ना ही कोई डिसोसिएशन है, ठीक है। अब डिसोसिएशन को हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है अल्फा, ठीक है। तो अल्फा होता है डिग्री, अल्फा का मतलब होता है डिग्री, यहाँ पे लिख देती हूँ, अल्फा होता है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहे हो, यहाँ पर आप डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहे हो। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर देख लो, जब आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करोगे, अल्फा की बात करोगे तो i माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1 आपका फॉर्मूला है। अगर आप एसोसिएशन की बात कर रहे हो तो i माइनस 1 अपॉन में 1 अपॉन में n माइनस 1, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। डायरेक्टली आप यहाँ पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन निकाल पाओगे, ठीक है। तो इसके साथ मैंने चैप्टर 1 का देखो आपको क्विकली सारे फॉर्मूला रिवाइज करा दिया। आते हैं चैप्टर 2 पर, ठीक है। चैप्टर 2 पर आते हैं। चैप्टर 2 है हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। चैप्टर 2 है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलिए, सबसे पहले सेल क्या होता है, सेल होता है विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। एक एनर्जी एक की फॉर्म को दूसरे एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। और इसका ऑपोजिट इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, किसी भी सेल को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, देखो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। आपको मैंने पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा तो चुकी हूँ, हम यहाँ पर जस्ट रिवाइज कर रहे हैं ना, और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या होता है कि हमारे पास जो एनोडिक हाफ सेल था, याद है, जहाँ पर आपने क्या किया था, ऑक्सीडेशन कर रहे थे आप। तो देखो यहाँ पर लिखा जो भी मेटल है वो मेटल से Mn+ स्टेट में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसको मैं कहूँगी ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। यहाँ पर ये हम डबल लाइन लगाएंगे, ये आपका सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट करता है ना, दिस इज योर सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। फिर आपका रिडक्शन हाफ सेल है कि Mn+ से आप देखो रिड्यूस हो रहा है, N+ से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, ये रिडक्शन होता है, तो ये आपका रिडक्शन हाफ सेल हो गया, ठीक है। अगर दो सॉल्यूशंस का सेपरेशन कर रहे हो आप तो इस तरीके से लिखते हो, जिंक 2+, यहाँ पर कॉपर 2+, ठीक है। मान लो इस बीकर में जिंक था, है ना, जिंक सल्फेट था, इसमें कॉपर सल्फेट था, तो यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, जिंक का, तो जिंक से जिंक 2+ बन रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो कॉपर 2+ से कॉपर बन रहा है। तो मतलब कि हमारा जो एनोडिक हाफ सेल है, ठीक है, उसमें मेरे पास जिंक 2+ है, जिंक से जिंक 2+ का ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर सॉल्ट ब्रिज लगाया, फिर यहाँ पर हम कॉपर के सॉल्यूशन की बात करेंगे कि कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कॉपर 2+ से कॉपर सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। चलो
नेक्स्ट है आपके पास नर्म्स इक्वेशन, और इस चैप्टर का ये बहुत ही खतरनाक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से फॉर श्योर गारंटी है इस बात की कि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक न्यूमेरिकल पक्का आना है। ठीक है, देखो हमने एक जनरल रिएक्शन लिखी कि Mn प्लस प्लस n इलेक्ट्रॉन से M बनता है सॉलिड। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो कि आपके पास कोई भी मेटल है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करके मेटल बना रहा है। ठीक है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसके लिए जो नॉन इक्वेशन आप लिखोगे वो क्या है, लिखोगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n। ठीक है, लॉग ऑफ, यहाँ पर लिखते हैं हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, मैं ऐसे लिख देती हूँ, यहाँ पर आप लिखते हो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और नीचे लिखते हो आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ पर कोई भी एक्वस में नहीं है, सॉलिड वाले आप नहीं लिखते हो, तो मैंने 1 लिखा। रिएक्टेंट में मेरे पास देखो Mn प्लस है जो कि यहाँ पर एक्वस है, तो मैं यहाँ पर Mn प्लस लिख दूंगी आपके डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लेना। भाई ये 0.0591 कहाँ से आता है, आपने जो पूरा फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था आपका, माइनस आर टी अपॉन में NF। तो R भी कांस्टेंट है, F भी कांस्टेंट है आपका। ठीक है, और टेम्परेचर अगर आपने 25 डिग्री सेल्सियस लिया है तो उसके अकॉर्डिंग उसको पूरा कैलकुलेशन करने के बाद वो इस वैल्यू के बराबर आता है। ठीक है, तो ये जो हमने बात करी है वो 298 केल्विन पर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या किया यहाँ पर देखो, दिखा गया है कि यहाँ पर ऑक्सीडेंट, यहाँ पर आपका जो भी रिडक्टेंट है। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप लिख दोगे। अब लिखा है कि भाई ये जो हमारी नॉन्स्ट इक्वेशन थी ना, इस नॉन्स्ट इक्वेशन में अगर हम इक्विलिब्रियम पर बात करें तो ई सेल जो है ना वो 0 के बराबर हो जाता है। अगर यहाँ पर ये ई सेल 0 के बराबर हो गया तो हमारा फॉर्मूला कैसे बदला, ई नॉट सेल आपका इधर आ जाएगा। इसका मतलब मेरा फॉर्मूला चेंज हो गया, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन में n लॉग के सी, क्योंकि यही तो है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तब भी आप वही लिखते हो कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो आप के सी लिख सकते हो ना। तो ये फॉर्मूला हमारा बन चुका है एट 298 केल्विन पर, जब इक्विलिब्रियम पर बात कर रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये एफ आपका कैपिटल होता है, दिस इज योर फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग के सी, है ना। ये दो फॉर्मूले आपके बन सकते हैं, एक आपने यहाँ पर ई नॉट सेल के टर्म्स में लिखा और एक यहाँ पर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में लिख रहे हो। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एज इट इज़ आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो पार्ट है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में वो है कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो कंडक्टेंस, यहाँ से भी फॉर्मूले सारे इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, कंडक्टेंस होता है जी, मतलब कि वो रेजिस्टेंस के अपोजिट होगा। रेजिस्टेंस का मतलब है कि वो रेजिस्ट कर रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहा है। ठीक है, कंडक्टेंस है कि वो अलाउ कर रहा है कि भाई आराम से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, है ना, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहें और जो कंडक्टेंस है वो बढ़ता रहे, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहे। ठीक है, तो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फिजिक्स में पढ़ा है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पर 1 अपॉन आर है तो फॉर्मूला आपका रिवर्स हो गया, 1 अपॉन रो ए अपॉन एल। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको के से रिप्रेजेंट कर दिया, है ना, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो आपका होता है इसको मैंने के से रिप्रेजेंट कर दिया। यूनिट कंडक्टेंस का क्या होता है, ओम इनवर्स, या फिर आप ऐसे ओम इनवर्स लिखो या फिर आप साइमन लिखो। ठीक है, अच्छा, जो कंडक्टेंस है ना, ये लाइन देखना, ये लाइन कंडक्टेंस इंक्रीज करता है डाइल्यूशन के साथ, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ आयन्स बनते जाएंगे। जैसे जैसे आप डाइल्यूशन कर रहे हो, मतलब पानी ऐड कर रहे हो, ठीक है, डाइल्यूट कर रहे हो, तो वैसे वैसे क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ आयन्स मिलेंगे और कंडक्टेंस भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, कंडक्टेंस के बाद आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर मैं बोलती हूँ कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या है, के, ये जो के है ना आपका, ये तो के कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होगा रेजिस्टिविटी के। ठीक है, रेजिस्टिविटी रो होता है, तो मेरा फॉर्मूला आ गया के इज इक्वल टू 1 बाय रो। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं क्या, कि जी इंटू एल बाई ए, जी इंटू एल बाई ए, जी कंडक्टेंस था आपका। ठीक है, एल बाई ए आपका क्या होता है, इस टर्म को हम सेल कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला निकल के आ गया, के इज इक्वल टू जी जी स्टार। ये फॉर्मूला बहुत ही काम का है, कई बार क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में काम आता है, के इज इक्वल टू जी जी स्टार। ठीक है, के क्या है आपका, के क्या है, कंडक्टिविटी, जी क्या है, कंडक्टेंस, जी स्टार क्या है आपका, यहाँ पर जी स्टार क्या है बोलो, सेल कांस्टेंट विच इज एल अपॉन ए। ठीक है, ये सेल कांस्टेंट है,
G स्टार। यूनिट क्या हो जाएगा कंडक्टिविटी का, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब बोला है कि जो कंडक्टिविटी होती है ना वो डिक्रीज करती है डाइल्यूशन पे, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो डिक्रीज होते जाएंगे, तो कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ साथ कम होता जाएगा, कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ साथ बढ़ता जाएगा। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो भाई मोलर कंडक्टिविटी ही है, बट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा एम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा एम। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रख लेना, लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू वी। ठीक है, या फिर के इंटू 1000 अपॉन में मोलारिटी, ये फॉर्मूला याद कर लेना। इसका जो यूनिट होता है वो होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या फिर साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और जो मोलर कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होती है डाइल्यूशन पर, क्योंकि आपका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फिर मोलर कंडक्टिविटी के बाद आता है आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लैम्डा एम नॉट या फिर इनफाइनाइट लगा देते हैं। ठीक है, इसको आप क्या कहते हो कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब आपने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ कि ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, लिखा है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अप्रोचेस जीरो, मतलब कंसंट्रेशन आपका जीरो हो रहा है, मतलब आपने डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा कर दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया। ठीक है, वो है आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक, यहाँ पर ही आपका एक वेरिएशन देख लो, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। ठीक है, नीचे मैंने रूट सी लिया है और ऊपर हम यहाँ पर लैम्डा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोलाइट्स या तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे कि KCl ले लिया, तो इसका जो ग्राफ होता है वो आपको इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आपसे कई बार पूछ लेता है। ठीक है, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो स्ट्रेट लाइन मिली है, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको इस तरीके से कर्व देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरे कलर से कर देते हैं हम। वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ है वो ऐसे करके मिलता है। ये मैंने एक ही ग्राफ में दोनों के लिए दिखा दिया, स्ट्रॉन्ग के लिए और वीक के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास डी बाय हकल इक्वेशन। चलो एक काम करते हैं, अभी आगे का कंप्लीट करने से पहले ना आप एक काम करो फटाफट, हर एक स्लाइड का, क्योंकि सारे आपके फॉर्मूले एक बार में लिखे हुए हैं, तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड हट जाऊंगी, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना। स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पेज है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हट जाती हूँ। ठीक है, 1 2 3 आई थिंक हो गया होगा। सेकेंड ये रहा आपके स्लाइड, दिस इज सॉल्यूशन चैप्टर का ही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहा है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात है। ठीक है, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। अगला हमारा यही वाला चल रहा है, वांट ऑफ फैक्टर, और आपके ये सारे फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, डन। अब आ गया हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। ये रहा आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला। ठीक है, अगला पेज ये रहा। ठीक है, हो गए इतने स्क्रीनशॉट, डन है। चलो अब मैं आपको साथ साथ ही टाइम देती जाऊंगी, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लेना। ठीक है, डी बाय हकल इक्वेशन की बात करते हैं। डी बाय हकल इक्वेशन क्या होता है हमारा, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी। ए मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी है। ठीक है, एट वॉल्यूम, दिस इज वी मतलब वॉल्यूम का डाइल्यूशन। ठीक है, सी कंसंट्रेशन है, लैम्डा एम नॉट क्या है, लैम्डा एम नॉट क्या हो जाएगा आपका, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर एक प्लॉट बताया गया है कि जो प्लॉट अभी हमने जस्ट पढ़ा था, है ना, कि प्लॉट ऑफ लैम्डा एम अगेंस्ट रूट सी, ये वाला प्लॉट अभी जस्ट जो देखा, ये वाला प्लॉट है ना, इसमें क्या बोला है कि इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट इक्वल टू लैम्डा एम नॉट एंड स्लोप इक्वल टू -a। ठीक है, कि हमें एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, जहाँ पर जो इंटरसेप्ट है वो मेरा लैम्डा एम नॉट के बराबर है। देखो ज़रा ध्यान से, ये वाली की बात कर रहे हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन आई है तो इसका जो इंटरसेप्ट है वो लैम्डा एम नॉट है, और जो स्लोप आया है, स्लोप वो -a के बराबर आया है। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर मैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से मैच करती हूँ तो, ठीक है ना। ओके, अब लिखा है कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो वेरी लार्ज इंक्रीज इन कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ऑन डाइल्यूशन ओनली अ स्मॉल इंक्रीज इन कंडक्टेंस, बहुत छोटा सा इंक्रीज होता है कंडक्टेंस में। ठीक है,
कोलराश लॉ क्या कहता है? कोलराश लॉ कहता है कि अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर एग्जांपल NaCl है, ठीक है, तो NaCl का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा वो किसके बराबर होगा? जो इलेक्ट्रोलाइट अपने कैटायंस और अनायंस में डिसोसिएट होता है, उस अनायन का और कैटायन का जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, उनके समअप के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट मान लो यहाँ पर NaCl लिया मैंने, तो यहाँ पर लैम्डा m0 Na+ का और लैम्डा m0 Cl- का, ठीक है, इन दोनों के समअप के बराबर होगा। इसी को हम बोलते हैं कोलराश लॉ। यहाँ से काफ़ी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? ये आपसे न्यूमेरिकल में ना पूछ ही लेता है, एक ही न्यूमेरिकल में ना 2 पार्ट पूछ लेता है कि आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी निकाल के बता दो और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल के बता दो। तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, अल्फा होता है लैम्डा m अपॉन में लैम्डा m0। लैम्डा m है मोलर कंडक्टिविटी, m0 लग गया तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आपकी मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, या फिर आपका हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक। डिसोसिएशन कांस्टेंट जो Kc होता है उसका फॉर्मूला होता है Kc² अपॉन में 1 - अल्फा। C आपका कंसंट्रेशन है, अल्फा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक है। इसके बाद आते हैं फेराडेज फर्स्ट लॉ पे। फेराडेज फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला W = ZIT। W है वेट, ठीक है, वेट ऑफ सब्सटेंस, ZIT, ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है हमारा, I हमारा करंट है, T टाइम है, ठीक। दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा कि भाई अगर मैं इसको ओपन अप कर दूं तो मोलर मास अपॉन में N × F × I × T, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन चुका है फेराडेज फर्स्ट लॉ के लिए। सेकंड लॉ की बात करें तो W1 अपॉन में W2 = E1 अपॉन में E2। W क्या है? वेट ऑफ सब्सटेंस, E क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, तो E आपका इक्विवेलेंट वेट बताता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका आपने ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज देते हैं। अब है मेरे पास फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल और अभी जितने भी सेल्स बचे हुए हैं ना, इसमें आपका क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भाई इसको एक्सप्लेन करने का अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें देखो मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आप ये रिएक्शन लिख कर आओगे। अगर आपने इसमें पूरी कहानी लिख दी है ना और आपने ये रिएक्शन मिस कर दिया, मार्क्स कट जाएंगे। ये रिएक्शन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है और आपका ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या है, यही मेन पार्ट है, ठीक है। तो फ्यूल सेल में एनोड पे रिएक्शन क्या है देख लेना, कैथोड पे क्या है, ओवरऑल क्या है, ठीक है। ड्राई सेल की बात करें, एनोड पे, कैथोड पे, ओवरऑल सेल रिएक्शन, ठीक है। लेड स्टोरेज बैटरी की बात करें, एनोड, कैथोड, ठीक है, ओवरऑल क्या हो जाएगा भाई, इसको एडअप कर दोगे ओवरऑल निकल जाएगा। फिर कोरोजन ऑफ रिएक्शन में है ना, कोरोजन ऑफ आयरन में एनोड, कैथोड, ओवरऑल रिएक्शन। एक ये याद रख लेना कि फॉर्मूला ऑफ रस्ट है ना, जो हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, जब लोहे में जंग लग जाता है ना, दैट इज रस्ट, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है Fe2O3.XH2O। मतलब H2O कितने हमें नहीं पता, X लिखा है, ठीक है, तो X कितना भी हो सकता है, क्लियर। ओके तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट ले लो और इसके साथ साथ आपका पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर भी हमने रिवाइज कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, थर्ड चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। देखो जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स है ना, वो पूरा न्यूमेरिकल्स पे ही बेस्ड है बेसिकली, या फिर मैं कहूँ फॉर्मूला पे बेस्ड है, ठीक है। या तो उसमें ग्राफ्स हैं, फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, यही सब चीज़ें मेनली हो सकती हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है बट थोड़ा सा कम चांसेस होते हैं, ठीक है। चलो तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 3, आओ देखें कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। केमिकल काइनेटिक्स में मेरे पास R से P मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, अगर मैं रिएक्टेंट के टर्म में लिख रही हूँ तो हमेशा माइनस साइन आता है और डेल R/डेल T, डेल होता है मतलब कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँगी तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। एक और बात बता दूं कि अगर मान लो यहाँ पर मेरे पास स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 लिखा रहता तो वो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट मेरा यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, मतलब वो डिनोमिनेटर में आता है, आप इसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है ना। अगर यहाँ पर लिखा होता मान लो कि 2p तो यहाँ पर भी 1/2 कर देते आप, ठीक है। चलो यूनिट ऑफ रेट की बात करें कि भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, या फिर अगर सेकेंड की बात ना करके हम मिनट में बात कर रहे हैं तो मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। अब यहाँ से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि चेंज इन कंसंट्रेशन एट एनी लार्ज इंटरवल, है ना, किसी भी लार्ज इंटरवल पे अगर मैं चेक कर रही हूँ जो चेंज आया है कंसंट्रेशन में, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम कहेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मेरा किसके बराबर हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, माइनस क्योंकि रिएक्टेंट की बात करी
प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट की बात करी। ये आप डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर हमने एक्स एक्सेस पे टाइम लिया, वाई एक्सेस पे कंसंट्रेशन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो आपको जो ग्राफ मिल रहा है वो आपको कर्व इस तरीके से मिल रहा है, स्लोप मिल रही है, ठीक है, क्लियर। जो इंटरसेप्ट है हमारा वो यहाँ पर क्या है, आर नॉट, ठीक है, आर नॉट वो इंटरसेप्ट है हमारा, ठीक है। अब इसमें से हमने कोई भी एक रैंडम मान लिया कि भाई दिस इज R1 दिस इज R2, तो इसका जो गैप होगा वो डेल्टा आर होगा, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है मेरा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है माइनस डेल आर, मतलब कि आपका जो चेंज आया है कंसंट्रेशन में, तो R2 माइनस R1, ठीक है, R2 माइनस R1 अपॉन में टाइम में जो चेंज आया है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा टाइम है, देखो ये R1 के करस्पॉन्डिंग T1, R2 करस्पॉन्डिंग T2। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या किया, ये फॉर्मूला लिख दिया कि माइनस तो लगेगा ही, है ना, क्योंकि रिएक्टेंट की बात कर रहे हो, R2 माइनस R1 अपॉन में T2 माइनस T1, ठीक है। ये हो गया आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, देखो इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि एट एनी इंस्टेंट, बहुत स्मॉल टाइम पीरियड के लिए जब आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हो, ठीक है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्मॉल डी लगाते हैं, देखो अब यहाँ पे मैंने डेल नहीं लगाया, ठीक है। डेल बताता है कि कुछ ना कुछ चेंज आपका कंसंट्रेशन में हुआ होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, कुछ मेजर चेंज आया होगा। बट जब ये डी लगा दिया ना तो डी बोलता है बहुत ही स्मॉल चेंज आया है, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करो कि बहुत छोटा सा चेंज आया है कंसंट्रेशन में, ठीक है। तो माइनस डी आर बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी, ये हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है कि इंस्टेंटेनियस रेट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ स्पेसिफिक मोमेंट इन टाइम, एक स्पेसिफिक मोमेंट की बात करते हो, ठीक है। अब ये डायग्राम देखो प्रोडक्ट के टर्म्स में दे रखा है, वो रिएक्टेंट का था, ठीक है, ये प्रोडक्ट का है। तो प्रोडक्ट तो मेरा बन रहा होगा भाई, धीरे धीरे रिएक्टेंट खत्म होता है, प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट बन रहा है, तो मुझे यहाँ पर जो प्रोडक्ट का ग्राफ मिला है वो यूँ मिला है। तो मैं सेम काम यहाँ पर भी करके, ठीक है, ये आपको निकाल सकती हूँ कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के टर्म्स में क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के टर्म में क्या होगा, ठीक है, डन है। अब रेट लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, ठीक है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है रेट लॉ, ठीक है। तो रेट लॉ क्या होता है कि अगर मैं एक जनरल रिएक्शन ले लूँ कि ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, जहाँ पे जो छोटा ए है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है, कैपिटल ए मेरा रिएक्टेंट है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है इक्वल टू के, जो मेरा रिएक्टेंट है उसकी पावर में हम यहाँ पर लगाते हैं अल्फा, बी की पावर में जो दूसरा मेरा रिएक्टेंट है उसकी पावर में मैंने बीटा लगाया। अब देखो ये जो मैंने अल्फा और बीटा लगाया है इट मे बी इक्वल टू ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और मे नॉट बी इक्वल टू दिस, ठीक है। तो आपका जो अल्फा बीटा है वो कभी भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब हो भी सकता है कि भाई बराबर हो सकता है ना भी बराबर हो, तो हम ये नहीं कहते हैं कि भाई ए और बी ही आप लिख दो, हमने एक नया टर्म लिखा अल्फा और बीटा, ठीक है। तो जो भी पावर्स होती है ना उन सभी पावर को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके कि भाई एक रिएक्शन है इसका ऑर्डर निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो ऑर्डर क्या है, जो भी आपके पावर्स आ रहे हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में उन सारे पावर्स को ऐड अप कर दो, ठीक है। के क्या है, रेट कांस्टेंट है, ये जो के है हमारा वो क्या है, रेट कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। अब एक टर्म आता है टी हाफ मतलब या फिर हम कहते हैं हाफ लाइफ, मतलब कि मेरे पास रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट धीरे धीरे खत्म होकर प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या पता करना है कि जब 50% मेरा जो रिएक्टेंट है वो खत्म हो गया, 50% खत्म हो गया मतलब 50% बचा, तो उस टाइम पर, ठीक है, उस टाइम को मैं बोलूँगी टी हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। मतलब 50% जब मेरा रिएक्टेंट खत्म हो चुका है 50% ही बचा है, उस टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम, टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया तरीका है आपका, एक शॉर्टकट एक ट्रिक है कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1 अपॉन ए की पावर n-1, ठीक है। ये बढ़िया फॉर्मूला है आपका, ठीक है। टी हाफ इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए की पावर n-1, ठीक है। ए क्या है, आपका रिएक्टेंट है, n क्या है, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो आप हाफ लाइफ टाइम अब जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए भी निकाल पाओगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी निकाल पाओगे। जीरो ऑर्डर में n को हम यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में n को हम 1 पुट कर देंगे। तो इस तरीके से आप हाफ लाइफ भी निकाल सकते हो। मैंने आपके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जीरो ऑर्डर की बात करें तो जीरो ऑर्डर के लिए जो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा वो होगा रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर 0, है ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब कि ऑर्डर 0 है, मतलब जो पावर है वो 0 होगा, ठीक है।
अब इसके अकॉर्डिंग भाई आपका जो फाइनल जो आप पूरी डेरिवेशन करने के बाद जो आप फाइनल आपका वो आता है, एक्सप्रेशन आता है, ठीक है, वो ये याद कर लेना एकदम अच्छे से कि AT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस A नॉट, ठीक है। यहाँ से अगर हम टाइम का फॉर्मूला निकालेंगे तो R नॉट माइनस R अपॉन में K, ठीक। अगर हम T हाफ का निकालेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा मेरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है, R नॉट बाई 2K। यूनिट रेट कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये सारी बातें मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कह रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है कि वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मैंने एक्स एक्सिस पर टाइम लिया, वाई एक्सिस पर कंसंट्रेशन लिया, तो मुझे स्लोप मिलता है, वो यूँ मिलता है कि मेरा माइनस स्लोप है, ठीक है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, R नॉट जो है वो मेरा इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये ग्राफ मिला। फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो जो ऑर्डर है अब वो मेरा 1 होगा, ठीक। इसके लिए ये आपका यहाँ पे क्या होता है, सेम ही रहता है, बट यहाँ पर ln लग जाता है, नेचुरल लॉग लग जाता है, ठीक है, नेचुरल लॉग लग जाता है। तो मेरा टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा T इज इक्वल टू 2.303 बाई K लॉग R नॉट बाई RT, ठीक है। T हाफ का फॉर्मूला एकदम याद कर लेना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 बाई K, ठीक है। यूनिट ऑफ K क्या है, सेकेंड इनवर्स है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये सारे फॉर्मूले, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से ध्यान से देखकर चले जाना, ठीक है। ये ग्राफ देखो, यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे T लिखा है, वाई एक्सिस पे ln R लिखा है, तो सेम ऐसा ही ग्राफ मिल रहा है। डिफरेंस क्या आया कि यहाँ पर कंसंट्रेशन था, मतलब नॉर्मल आपका कंसंट्रेशन R था, यहाँ पर ln R हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका R नॉट था, यहाँ पर ln R नॉट हो जाएगा, बस ये डिफरेंस आया, ठीक है। ये जीरो ऑर्डर का, ये फर्स्ट ऑर्डर का। तीसरा जो ग्राफ है आपका वो ln नहीं, अब यहाँ पर क्या लिया गया है, एक्स एक्सिस पे टाइम लिया गया, ठीक है, और वाई एक्सिस पे लॉग ऑफ R नॉट बाय T लिया गया। इस वाले आपके इक्वेशन से ये ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। तो इसको जब y इज इक्वल टू mx प्लस c से आप रिलेट करोगे तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि इस स्ट्रेट लाइन मिल रही है जिसमें स्लोप जो है वो मेरा किसके बराबर है, k अपॉन में 2.303, ठीक है। ये आपको स्लोप जो है वो मिल जाएगा। चलो आगे देखें, नेक्स्ट देखते हैं आगे। इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पिछले वाले का ले लिया था क्या आपने, पिछले वाले का नहीं लिया था तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। इसका भी आई थिंक ले ही चुके थे आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़े हम यहाँ पर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो स्यूडो क्या होता है, स्यूडो मतलब कि धोखा दे रहा है ना, स्यूडो मतलब फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है बेसिकली कि ऐसी रिएक्शंस जो कि ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती हैं, ठीक है, बट किसी कंडीशन में हमें लगता है मतलब वो हो जाती हैं फर्स्ट ऑर्डर की, ट्रूली वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है बट फर्स्ट ऑर्डर की हमें दिखती हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जांपल आप याद रख लेना स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, इन्वर्जन ऑफ शुगर C12H22O11, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगी तो मुझे ये मिल रहा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेट है वो रेट रो एक्सप्रेशन होता है मेरा, रेट इज इक्वल टू K, और ये आपका जो शुगर है, इन्वर्जन ऑफ शुगर हो रहा है, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का आपको दिख रहा है। चलो इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना भाई, केमिकल काइनेटिक्स में पहला इंपॉर्टेंट पार्ट था आपका नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट है आपका आर्हेनियस इक्वेशन, बीच में आपका जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर वाले जो आपके मेन फॉर्मूला आते हैं ना वो भी ध्यान से पढ़ के चले जाना। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, K इज इक्वल टू A E की पावर माइनस EA बाय RT, ठीक है। A क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। इस सब का मैंने लॉग ले लिया तो मेरा फॉर्मूला बदल गया कि लॉग K इज इक्वल टू लॉग A माइनस EA अपॉन में 2.303 RT, ठीक है। ये सब मैं बताई चुकी हूँ, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला एक याद रखोगे आप कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दो रेट कांस्टेंट दे रखे हैं या दो टेम्परेचर दे रखा है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना कि log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA अपॉन में 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2, ठीक है। ये आप प्लॉट देख लो, एक्स एक्सिस पे मैंने 1/T लिया, ठीक है, वाई एक्सिस पे मैंने ln K लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जब स्लोप देखोगे तो स्लोप आपको मिलेगा EA अपॉन R, जो इंटरसेप्ट आएगा वो आएगा आपका ln A, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला था ना इसी को मैंने यहाँ पर नेचुरल लॉग ले लिया। जब यहाँ पे नेचुरल लॉग लेंगे तो बनेगा ln K इज इक्वल टू ln A, ठीक है, माइनस EA अपॉन में RT, ठीक है। अगर हम इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के टर्म्स में रख रहे हैं, ठीक है, देखो 1/T, ठीक है, यहाँ से जो 1/T है, ठीक है, ये क्या है हमारा x एक्सिस, ठीक है। तो इसके साथ साथ ये जो मेरा m होगा स्लोप होगा वो स्लोप ये हो जाएगा, ठीक है। c मेरा इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा ln A, ये मेरा y एक्सिस पे है ln K,
ठीक है, तो मैंने इसका क्या किया, नेचुरल लॉग लिया और इसको मैंने यहाँ पर ग्राफ में प्लॉट कर दिया है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ मैच करके। इंटरसेप्ट आया ln a, स्लोप आया आपका माइनस ई ए अपॉन में आर। ठीक है, तो माइनस आपको बता ही रहा है कि नेगेटिव स्लोप होने वाला है। ठीक है, ये नेगेटिव आएगा इस तरीके से, मतलब आपका ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा होगा। अगर पॉजिटिव होता तो ग्राफ आपको यूँ मिलता, देखो पॉजिटिव होता तो ग्राफ ऐसे मिलता, नेगेटिव होता है तो ग्राफ ऐसे मिलता है। ठीक है, चलो आई थिंक इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो फटाफट, है ना, ले लिया आपने। चलो आगे बढ़े, लास्ट पार्ट है आपका यहाँ पर। ठीक है, इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का भी रोल ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का रोल क्या है भाई, कैटलिस्ट क्या काम करता है? कैटलिस्ट क्या करता है ना कि कैटलिस्ट या तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कम करता है तो उसको बोलते हैं हम नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, तो अ केमिकल सब्सटेंस विच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को बदलेगा, या तो बढ़ाएगा या घटाएगा, लेकिन खुद इन्वॉल्व नहीं होता है उसमें। ठीक है, खुद बिना इन्वॉल्व हुए, ठीक है, वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है या फिर बढ़ाता है। ठीक है, तो विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज, खुद का कोई जैसे कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, कैटलिस्ट जो मेरा शुरुआत में रिएक्शन में था वही मुझे वापस रिएक्शन होने के बाद भी एज इट इज़ मिलेगा। ठीक है, बस उसने हेल्प क्या की कि रिएक्शन को फास्ट कर दिया या फिर स्लो कर दिया। फास्ट वो करते हैं जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, स्लो वो करते हैं जो आपके नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ देखो, ये रिएक्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये रिएक्टेंट है मेरा, तो रिएक्टेंट से एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी होती है कि भाई किसी भी रिएक्शन को करने के लिए जो मुझे मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी ना कि रिएक्शन शुरू हो जाए, है ना, जो पार्टिकल्स हैं वो कोलाइड करने लग जाएं, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, टू स्टार्ट एनी केमिकल रिएक्शन, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो जब मैंने, ठीक है, जब मैंने रिएक्शन पाथ विद कैटलिस्ट, जब मैंने कैटलिस्ट का यूज़ किया तो कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है मतलब रेट को फास्ट कर रहा है। ठीक है, और फास्ट करने का मतलब क्या है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो जाएगी, मतलब मुझे भाई कम ही एनर्जी देनी पड़ेगी, फटाफट रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो देखो जब आपने कैटलिस्ट यूज़ किया, ठीक है, तो उसके केस में आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो लो है। ठीक है, मतलब कि कम ही एनर्जी दे रहे हो आप, तुरंत ही आपका ये रिएक्टेंट एनर्जी इतनी एक्वायर करके आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपने, ठीक है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, दिस इज़ विदाउट कैटलिस्ट, दिस इज़ विदाउट, अच्छा दोनों में विदाउट लिख दिया, कोई बात नहीं, है ना। ये विद कैटलिस्ट का, ये जो पिंक से मैंने बनाया है वो कैटलिस्ट के साथ है। ठीक है, अब जो मैं ये वाला बना रही हूँ ब्लू वाला, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है हमें। इसका मतलब यहाँ पर आपने कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया था, तो ये जो बना है वो विदाउट कैटलिस्ट बना है। ठीक है, तो ये वाला जो है वो है विदाउट कैटलिस्ट और यहाँ पर विद कैटलिस्ट होना चाहिए था। ठीक, इस आउट को हम यहाँ पर हटा देते हैं। क्लियर, चलो लास्ट है आपकी कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी बस यही कहती है, ठीक है, कि कोई भी रिएक्शन होने के लिए जो आपके पार्टिकल्स हैं उनको हार्ड स्फेयर्स जैसे मान लिया गया, और ये जो हार्ड स्फेयर्स है वो आपस में कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करेंगे तो ही वो पार्टिकल आपका प्रोडक्ट में बनेगा। लेकिन कोलाइड करते वक्त ये भी बात का ध्यान देना है कि हर एक कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं मिलता है। अगर जो कोलिजन है वो मेरा कैसा होगा, इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है, मतलब ये एक हार्ड स्फीयर, ये एक हार्ड स्फीयर, ये एक पार्टिकल, ये पार्टिकल, अगर ये दोनों सामने सामने आ रहे हैं, टकरा रहे हैं, अच्छा खासा कोलिजन हो रहा है ना। ठीक है, जब ये आपका इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है तभी आपका प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये ऐसा होता, ये हार्ड स्फीयर, ये हार्ड स्फीयर, ठीक है, बट ये दोनों ऐसे करके आए और ये टकराए नहीं और ये साइड साइड से ऐसे टच करके निकल गए, तो ये कोलिजन इफेक्टिव नहीं है, तो इससे हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी यही है कि हर इफेक्टिव कोलिजन से ही प्रोडक्ट मिलता है, एवरी कोलिजन डज नॉट गिव यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टेकिंग प्लेस पर सेकेंड, कि भाई कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, ठीक है, पर सेकेंड, पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम कहते हैं कोलिजन की फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, कि रेट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या होती है, इट इज इक्वल टू पी जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। पी क्या होता है, पी होता है प्रोबेबिलिटी या फिर स्टेरिक फैक्टर, जेड ए बी क्या होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन रिएक्टेंट ए और बी। ठीक है, जेड क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, पी क्या है, स्टेरिक या फिर प्रोबेबिलिटी फैक्टर है। ठीक है जी, अब हाँ यहाँ पे भी आपका चैप्टर खत्म हो गया केमिकल काइनेटिक्स, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आई थिंक 1 2 3 एंड ले लिया आपने, है ना। चलो बहुत बढ़िया, इसी के साथ
हमने अपना फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट, ठीक है, चैप्टर 1, 2, 3 सारे फॉर्मूले, सारे आपके जो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, इंपॉर्टेंट जो भी बातें हैं वो मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट में रिवाइज करवा दी हैं। इसके बाद जो आपका चैप्टर 4 और 5 होता है वो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और D&F ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई फॉर्मूला तो नहीं है ना, ना ही कोई ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन है, वो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। तो भाई थ्योरेटिकल तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपने खुद ही अपना पूरा चैप्टर पढ़ के नोट्स बनाए होंगे या शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, तो आप उनको रिवाइज करो। मैं यहाँ पर शॉर्ट नोट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट्स अलग अलग अपना अपना ही देखेंगे ना, ठीक है, तभी उनको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि भाई कुछ थ्योरी ऐसी हो जो आपको ऑलरेडी याद हो, है ना, जो आपको ऑलरेडी पता हो, तो वो आप अपने शॉर्ट नोट्स में क्यों लिखोगे, है ना। उससे क्या होगा कि भाई मतलब देखो, हर एक स्टूडेंट अपने जो शॉर्ट नोट्स बनाता है वो अलग तरीके से बनाता है। आप किसी और के शॉर्ट नोट्स कॉपी मत किया करो कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम के लिए बता रही हूँ, कभी भी शॉर्ट नोट्स किसी और की कॉपी मत करना, हमेशा खुद के ही बनाना, क्योंकि आप अपने हिसाब से वो बनाओगे। आपके लिए जो ईजी है आप उसमें नहीं लिखोगे, जो आपके लिए डिफ़िकल्ट है वो आप लिखोगे, जो आपको लगता है कि भाई ये मैं भूल सकता हूँ, हो सकता है कि भाई मेरे को एक बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़े, आपने उसको भी लिखा, ठीक है। तो वो शॉर्ट नोट्स सबके अलग अलग होते हैं, आपको खुद ही अपना शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। और इनऑर्गेनिक तो बल्कि मैं कह सकती हूँ बहुत थ्योरेटिकल है आपका, ठीक है, दोनों चैप्टर्स, तो उसके तो शॉर्ट नोट्स आप अपने वाले शॉर्ट नोट से ही पढ़ो, ठीक है। अब इसके बाद 5 चैप्टर्स आपके हो गए, फिर लास्ट के जो 5 चैप्टर है वो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपकी। तो ऑर्गेनिक में अब लास्ट मोमेंट पे कैसे रिवाइज करेंगे भाई, जो हमारे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, फटाफट हम उन नेम रिएक्शंस पर आते हैं, एक एक करके सारे नेम रिएक्शन जो है वो रिवाइज करते हैं, ठीक है। अब मैं आ रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानी है वो है हमारी नेम रिएक्शन की, ठीक है, नेम रिएक्शन की। चलो सबसे पहला नेम रिएक्शन, ये तो खतरनाक इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं कितने स्टार लगाऊं, है ना, उतने कम है। एल्डोल कंडेंसेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, गारंटी लिख के ले लो, एग्जाम में आएगा, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन, मेरे पास इसमें कंडीशन क्या होती है हमारी, कि हमारे पास ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए जिसके पास प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो, है ना, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो, राइट, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करोगे, आप किसी बेस से ट्रीट करते हो, पहले आपको पूरा मैग्नीज्म मैं नहीं रिवाइज करवा रही हूँ, ये तो भाई पूरा अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। तो क्या होता है, हमें यहाँ पर मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड हमें देखने को मिलता है। फिर आप इसको हीट करते हो तो पानी निकल जाता है और आपको फाइनली मिल जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसमें आपका जो एल्डोल कंडेंसेशन है वो सेल्फ एल्डोल भी होता है, क्रॉस एल्डोल भी होता है, याद दिला रही हूँ। सेल्फ एल्डोल मतलब कि जो दोनों एल्डिहाइड्स कीटोन्स हैं वो सेम ही हैं। आपका जो क्रॉस एल्डोल है मतलब कि मेरे पास 2 डिफरेंट एल्डिहाइड हो सकते हैं, या 2 डिफरेंट कीटोन हो सकते हैं, या तो एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो सकता है, ठीक है, वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है, ठीक है। सेकंड आती है कैनिजारो। कैनिजारो इसका ठीक ऑपोजिट है। ऑपोजिट कहने का मतलब ये बोलता है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ये कहता है नो अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, वही आपका रिएक्टेंट कैनिजारो रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है। तो देखो ये CHO है, इसके बगल में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट मिलता है, एक आपको एल्कोहल और एक आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ या फिर किसी भी पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ठीक है। तो ये 2 प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। थर्ड देखिए कार्बिलामीन रिएक्शन है हमारी। कार्बिलामीन रिएक्शन अमीन्स के लिए होती है और वो भी प्राइमरी अमीन्स के लिए होती है, ठीक है। रीएजेंट याद रखना CHCl3KOH, ये आपका क्लोरोफॉर्म होता है, CHCl3KOH के साथ हीट करते हो तो आपका जो कार्बिलामीन रिएक्शन है उसमें हमें मिलता है आइसोसाइनाइड, ठीक है, एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड। ये जो एल्काइल आइसोसाइनाइड है इसका बहुत ही बेकार स्मेल होता है, ठीक है, पंजेंट स्मेल, पंजेंट ऑडर या पंजेंट स्मेल, ठीक है, बहुत ही बेकार स्मेल होती है। तो इसी स्मेल से हम पहचानते हैं कि भाई आइसोसाइनाइड बना है तो पक्का मेरा स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, प्राइमरी अमीन होगा, ठीक है, साथ साथ KCl वाटर निकल जाता है, ठीक है, एज बाय प्रोडक्ट। फोर्थ रिएक्शन देखो क्लीमेंसन रिडक्शन है। रिएजेंट याद रखना, क्लीमेंसन में ZnHg HCl यूज़ करते हैं। होता क्या है, कार्बोनिल आपका रिड्यूस हो जाता है ना H2 में, मतलब डबल बॉन्ड O हटाओ H2 लगाओ, ठीक है, ये काम करना है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और रिएक्शन होती है आपकी वोल्फ किश्नर रिडक्शन, है ना, शायद आगे लिखी होगी, वोल्फ किश्नर रिडक्शन है क्या,
नहीं है तो मैं आपको बता ही देती हूँ, है ना। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे एडअप कर देते हैं इसके साथ ही, ठीक है। यहाँ पर आता है आपका वुल्फ किशनर रिडक्शन, ठीक है। सेम है, सेम यहाँ से यही बनेगा, रिएजेंट बदल जाता है। रिएजेंट आप यहाँ पर क्या लेकर चलते हो, रिएजेंट लेकर चलते हो NH2 मतलब कि हाइड्रोजीन इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। बस रिएजेंट देख लेना, आपको NH2 मतलब बोलते हैं हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन इथाइलिन ग्लाइकॉल मिलेगा। सेम यहाँ से यहाँ बनाते हो, ठीक है। अगर आपने एजेंट रिएजेंट ZnHgHCl लिया तो क्लेमेंसन रिडक्शन, आपने NH2 मतलब कि आपने हाइड्रोजीन और इथाइलिन ग्लाइकॉल लिया तो आपका वुल्फ किशनर रिडक्शन है, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन एकदम नाम से समझ में आ रहा है भाई, दो मॉलिक्यूल कपल कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर देखो HCl यहाँ से निकलता है, ये दोनों आपस में जोड़ दो, ठीक है। ये तो ये दोनों यहाँ से जुड़ गए, N2 और यहाँ से देखो बॉन्ड बन गया इन दोनों के बीच में, ठीक है। ये जो बॉन्ड बना है दोनों कपल होके एक डाई बनाते हैं जो कि कलर्ड डाई होती हैं, ठीक है। तो ये बना है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो कि ऑरेंज कलर का होता है। तो जैसे हमें ऑरेंज डाई मिल जाएगी हम पहचान जाएंगे कि भाई हमारे रिएक्टेंट्स क्या थे, ठीक है। तो ये कपलिंग रिएक्शन है, दो मॉलिक्यूल्स ने कपल किया, कपल करके डाई बना रहे हैं, ठीक है, कलर्ड डाई बना रहे हैं। तो ये जो कलर्ड डाई बनती है दिस इज फिनॉल, ठीक है। देखो बेंजीन से OH फिनॉल, और ये है आपका बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, है ना। बेंजीन से क्या जुड़ा है N2+Cl-, तो बेंजीन डायअजोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो जब भी बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट और फिनॉल कपल करता है तो ऑरेंज कलर की डाई बनती है। जब बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट और एनिलीन, भाई NH2 जुड़ा है, एनिलीन कपल करती है तो येलो कलर का डाई मिलता है, ठीक है। यहाँ पर भी HCl निकालोगे आप, तो HCl निकाला, डाई बनाई, ये येलो कलर की डाई आती है, ठीक है। ये कपलिंग रिएक्शन है। नेक्स्ट देखो इटार्ड रिएक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपसे बार बार पूछा जाता है कि भाई इटार्ड रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, यही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। तो इंटरमीडिएट एकदम ढंग से रट लेना, एक भी HO गायब मत कर देना भाई, ठीक है। आपने लिया टोलुइन, रिएजेंट लेते हो आप CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट जो कि होता है CS2। आपका इंटरमीडिएट क्या बनेगा, बेंजीन से ही जुड़ा रहेगा CH, और यहाँ पर देखो ब्रैकेट है, इस पूरे का होल ट्वाइस होता है OCrOHCl2 का होल ट्वाइस, ध्यान रखना, एकदम अच्छे से याद करके चले जाना, ठीक है। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज योर इटार्ड रिएक्शन। फिर है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, मतलब कि असाइल ग्रुप CH3CO ग्रुप आप इससे जोड़ दोगे बेंजीन से, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3 के साथ हीट करते, विच इज़ योर लुईस एसिड, जो कि आपका यहाँ पर लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है। तो ये मुझे एसिडोफिनॉल मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ध्यान रखना कि ये जो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस होती है ये हमारी सिर्फ प्राइमरी अमीन की होती है। अच्छा फटाफट स्क्रीनशॉट लो भाई, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, पहला पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ठीक है, डन। सेकेंड पेज का स्क्रीनशॉट, डन। थर्ड पेज का, डन, ठीक। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। तो यहाँ पर लिखती हूँ प्राइमरी अमीन प्रिपरेशन, ठीक है, प्राइमरी अमीन प्रिपरेशन। तो यहाँ पर आप लेते हो थैलेमाइड, दिस इज योर थैलेमाइड। आपने थैलेमाइड को ट्रीट किया KOH से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या आता है N-H+, यहाँ पे K+, OH-, यहाँ से हम वाटर निकाल देंगे, ठीक है, और N-K+ बन जाएगा। फिर आप किसी एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करते हो तो यहाँ से आपका क्या निकलता है, KX निकलता है और NR जुड़ जाएगा आपस में। फिर आपने NaOH से ट्रीट किया तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा भाई, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ठीक है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या RNH2, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका, देखो NaOH से ट्रीट किया था ना आपने, तो इस तरीके से लिखते हैं हम ONA, ठीक है, ONA, मतलब एक शॉर्टकट तरीका बता रही हूँ सर याद करने का, ठीक है। क्या हो रहा है CONA CONA और यहाँ पर NH2, तो प्राइमरी अमीन मिल गया आपको और साथ में ये आपका मिल गया है, ठीक है। ये है आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ डाइसोडियम सॉल्ट, है ना, डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ PHTHA थैलिक एसिड, और ये है आपका प्राइमरी अमीन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, नीचे वाला लिखा नहीं था मैंने, अब ले लो स्क्रीनशॉट, है ना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट डन। चलो नेक्स्ट पर आते हैं भाई, 8 हमारी नेम रिएक्शन हो गई, 9th की नेम रिएक्शन पर आते हैं। 9th है हमारा गटरमान रिएक्शन। तो मेरे पास क्या है, दिस इज बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। अगर Cu पाउडर HCl के साथ या Cu पाउडर HBr के साथ ट्रीट करेंगे तो मुझे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा, CuX मुझे यहाँ से बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरी गटरमान रिएक्शन होती है। सैंडमैन रिएक्शन याद है, यहाँ पे CuCl HCl होगा,
है ना, देखो सेम है, क्या होगा यहाँ पर CuCl HCl CuBr HBr, ठीक है, और सेम यहाँ से यही मिलने वाला है, ये आपकी होती है सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है, मैं यहाँ पर याद लिखवा देती हूँ बस, दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट गटरमान कोच रिएक्शन। गटरमान कोच रिएक्शन बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है कि एक ही स्टेप में आप बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाओगे, तो आप कहोगे गटरमान कोच रिएक्शन से, ठीक है। आपने यहाँ पर यूज़ किया CO + HCl, ठीक है, CO + HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो यहाँ पे जो CO + HCl आपने यूज़ किया, इस कार्बन से CO से जो कार्बन मिला है उसी से आपका बेंजल्डिहाइड का ये वाला कार्बन जो है वो अटैच हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात है 11th नेम रिएक्शन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट आपके पास हेलो फॉर्म रिएक्शन, और यहाँ पर अगर X की जगह ये CH3 होता तो मैं इसको कहती आयोडो फॉर्म रिएक्शन, ठीक है, आयोडो फॉर्म रिएक्शन। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको जानने की ज़रूरत है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म रिएक्शन कब होती है, जब मेरे पास COCH3 ये ग्रुप या फिर CHOHCH3 ये ग्रुप प्रेजेंट होता है, तब मैं इसको देखते ही मतलब एज इट इज़ मुझे मिलना चाहिए भाई किसी भी कंपाउंड में ये वाला पार्ट, अगर ये पार्ट मुझे दिख गया तो हम क्या देंगे कि भाई आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दिखाएगा, ठीक है, या फिर हेलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दिखाने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मुझे मिल गया ना ये मिथाइल कीटोन, दिस इज मिथाइल, दिस इज कीटोन, है ना, मिथाइल कीटोन मिल गया, पक्का ये पॉजिटिव टेस्ट होगा। कैसे करते हैं हम, RCOCH3 NaOX के साथ ट्रीट किया तो हमें मिला सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और CHX3 मिल जाएगा। अगर हमने यहाँ पर NaOI लिया होता तो मुझे CHI3 मिलता, अगर मैंने NaOBr लिया होता तो मुझे CHBr3 मिलता, ठीक है। इस तरीके से आपको बाय प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अब ये जो क्लोरोफॉर्म मिला है ना, ये सॉरी आपको जो हेलोफॉर्म, ये जो आइडोफॉर्म मिला है, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट आता है, ठीक है। तो हम पहचान जाते हैं कि आपका आइडोफॉर्म बन गया है, इसका मतलब स्टार्टिंग वाला जो मटेरियल था उसमें ये मिथाइल कीटोन पक्का ही होगा, ठीक है, या फिर वो आपका CHOHCH3 पक्का ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी हेल वोल्हार ज़ेलेंस्की रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म इसको HVZ रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या होती है ये रिएक्शन कि ऐसा एसिड होना चाहिए जिसके अल्फा कार्बन पर, ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ, अल्फा हाइड्रोजन ज़रूर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्फा कार्बन, उस पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ज़रूर होना चाहिए। तो अगर मैं इसको ट्रीट करूँगी X2 रेड फॉस्फोरस के साथ, ठीक है, फिर वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ पे जो X है वो आपका Cl और Br हो सकता है, ठीक है, तो Cl2 या फिर Br2 आप यूज़ कर सकते हो। तो होगा क्या कि जो अल्फा हाइड्रोजन है उसकी जगह आपका ये हेलोजन आकर चिपक जाएगा, इसको हम बोलते हैं अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। Cl जुड़ा है तो मैं कहूँगी अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड, Br जुड़ा है तो हम कहेंगे अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगली नेम रिएक्शन है हमारी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, जिसको हम कहते हैं HBD, है ना, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, एकदम आसान। ये होती है अमाइड्स के केस में, ठीक है। रिएजेंट याद रखना Br2 NaOH या Br2 KOH भी ले सकते थे, ठीक है। अब होगा क्या, प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, आप क्या करो, जो अमाइड है ना, अमाइड में जो CO है आप इस CO को गायब ही कर दो, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा RNH2, CO को मैंने गायब कर दिया RNH2, ठीक है, ये आपका प्राइमरी अमीन बन गया। साथ में बायो प्रोडक्ट्स Na2CO3 NaBr H2O एज इट इज़, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपकी HBD हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट नेम रिएक्शन बनाते हैं विच इज़ योर 14th कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन क्या होती है, हम यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं, दिस इज़ योर सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, दिस इज़ योर सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का प्रिपरेशन करते हैं हम, कैसे करते हैं, मेरे पास फिनॉल है, फिनॉल को मैं ट्रीट करूँगी NaOH के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, ठीक है, O- Na+ लग गया, दिस इज़ योर सोडियम फिनॉक्साइड। फिर अगर हम इसको CO2 से ट्रीट कर देंगे, कार्बन दे दिया, तो यहाँ पर मेरे को ऑर्थो पोजीशन पे COH मिल जाएगा, जिसको हम सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है रीमर-टीमर रिएक्शन। यहाँ पर भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि इंटरमीडिएट क्या बनता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपका क्या बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर फिनॉल की रिएक्शन है, CHCl3 एक्वस NaOH या KOH दे सकते हो आप, ठीक है, बट CHCl3 आपका ज़रूर होगा, ठीक है। इंटरमीडिएट क्या बना कि भाई एक्वस NaOH से O- Na+ आ गया, और जो CHCl3 है ना, बेसिकली जब आप इसकी पूरी मैकेनिज्म पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम बोलते हैं कार्बीन, ठीक है। बट अभी हमें भाई मैकेनिज्म पर नहीं जाना, आप बस इसको अभी ध्यान रख दो कि ऑर्थो पोजीशन पे क्या करना है, हमें CHCl2 लगा देना है, ठीक है, CHCl2, एक Cl यहाँ से हटा देना है, ठीक है, एक Cl आपको हटा देना है।
फिर जब आप इसको NaOH से ट्रीट करोगे तो ये वाला पूरा पार्ट आपका CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब आप इसको H+ दे दोगे तो भाई जो O- Na+ था उसको हमने हाइड्रोलाइज करके H+ देकर OH बना दिया। और देखो ऑर्थो पोजीशन पे जब OH और CHO होता है, ये एल्डिहाइड है ना, तो इसका नाम हो जाएगा सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसिल्डिहाइड। अगर OH और बगल में COH एसिड है तो इसका नाम हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट 16th नेम रिएक्शन है मेरे पास रोजनमोंड रिडक्शन। रोजनमोंड रिडक्शन क्या करती है, यहाँ पर हम रिएजेंट याद रखना H2PDBaSO4 आप यूज़ करते हो। होगा क्या, जो मेरे पास एसिड क्लोराइड है, ठीक है, RCOCl, ये आपका रिड्यूस हो जाता है, क्या बन जाता है, Cl हटाओ और इसको बना दो RCHO, एल्डिहाइड बना दो। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट। देखो अगर मैंने यहाँ पर बेंजीन लिया था, बेंजीन मेरा एज इट इज़ रहा और यहाँ पर CHO जोड़ दिया। ठीक है, 17th नेम रिएक्शन है हमारी स्टीफेंस रिएक्शन। तो S से स्टीफन और S से मेरा SnCl2 रिएजेंट यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, नाइट्राइल्स की रिएक्शन होती है, मतलब CN SnCl2 HCl से ट्रीट करोगे, होगा क्या, इमाइन बनेगा, इमाइन। ठीक है, इमाइन क्या होता है, CH डबल बॉन्ड NH, हाइड्रोलाइज कर दिया तो यहाँ पर आप सिंपली क्या लगा दो, O लगा दो, तो मेरे को एल्डिहाइड मिल गया। ठीक है, अगली रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या है, एल्काइल फ्लोराइड्स बनाने के काम आती है। ठीक है, तो दिस इज मिथाइल फ्रोमाइड, मिथाइल फ्लोराइड। ठीक है, चलो तो हमने यहाँ पर लिया एल्काइल ब्रोमाइड और AgF से ट्रीट कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा भाई, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है आपका, फ्लोरीन यहाँ गया, Br यहाँ गया, AgBr आपका प्रेसिपिटेट निकल गया और मेरे को CH3F है ना, एल्काइल फ्लोराइड मिल गया है। ठीक है, अगली रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस करो या फिर विलियमसन ईथर सिंथेसिस करो, यहाँ पे ईथर मुझे देखने को मिलता है। तो मैंने यहाँ पर लिया एक अल्काइल हैलाइड, ठीक है, और एक मेरा सोडियम एल्कोक्साइड RO- Na+। ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज योर अल्काइल हैलाइड। ठीक है, और ये क्या है हमारा, दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, होती क्या है रिएक्शन, जो O- है वो यहाँ पर अटैक करके Br को निकाल देगा। ठीक है, तो O से CH3 जुड़ गया और यही बन चुका है मेरा ROR, है ना, दिस इज योर ईथर। ठीक है, NaBr आपका बाय प्रोडक्ट निकल गया है। इसमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि जो O- है वो अटैक करता है अल्काइल हैलाइड पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्राइमरी ही होना चाहिए। अगर आपने सेकेंडरी या टर्शरी लिया तो क्या होगा कि भाई O- सेकेंडरी या टर्शरी के केस में क्या होता है, बल्कीनेस आ जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है, तो इसका अटैक करना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो प्राइमरी में तो बहुत इजीली बन जाता है, बट अगर आपने एल्काइल हैलाइड को सेकेंडरी या टर्शरी ले लिया उस केस में रिएक्शन जो है वो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उतना स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये अटैक ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए 19 इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, डन। चलो 19 के बाद आते हैं अब हम अपने 20th नेम रिएक्शन पर, जो कि है आपके वुल्फ किशनर रिडक्शन। अच्छा चलो, मैं बता चुकी हूँ ना, मैंने अलग से लिखवा दिया था, बट ये ऑलरेडी यहाँ पर अटैच्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपके पास ये कार्बोनिल है, आपने हाइड्राजीन से ट्रीट किया। हाइड्राजीन से जब ट्रीट करोगे तो पहले आपको ये मिलेगा C डबल बॉन्ड NNH2। ठीक है, फिर आपने KOH इथाइलिन ग्लाइकोल से हीट किया, के साथ हीट किया तो आपको ये प्रोडक्ट मिला, N2 गैस रिलीज हो गया। मैंने एक ही स्टेप में लिखवा दिया था कि NH2NH2 और इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ अगर आप हीट कर रहे हो तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेम रिएक्शन है हमारी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या करती है भाई, दो अल्काइल हैलाइड को जोड़ेगी और एल्केन बनाएगा। ठीक है, तो ये एक अल्काइल हैलाइड, ये एक अल्काइल हैलाइड और दो सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaBr निकल जाएगा और आपका एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, तो देखो वुड्स रिएक्शन क्या था कि एक अल्काइल हैलाइड दूसरा भी अल्काइल हैलाइड। वुड्स फिटिक क्या होती है, एक अल्काइल और एक अराइल हैलाइड। ठीक है, इन दोनों को मैं सोडियम मेटल से ट्रीट करूंगी तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर Na और X। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सोडियम, ठीक है, तो 2 NaX आपका यहाँ से निकल जाएगा और बेंजीन से R जुड़ जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, इसके आगे कोई रिएक्शन नहीं है, बट यहाँ पर मैं एक और ऐड करवा देती हूँ। वुड्स हो गया, वुड्स फिटिक हो गया, तो एक रिएक्शन मेरे पास फिटिक रिएक्शन भी होती है। फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, देखो दोनों ही अराइल हैलाइड होंगे। ठीक है, तो ये बेंजीन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, X प्लस सोडियम, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, बेंजीन और इससे X। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, दोनों ही अराइल हैलाइड ले लिया, तो ये आपका देखो 2 NaX यहाँ से निकला और आपका जो मतलब फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा डाईफिनाइल या फिर बाईफिनाइल्स।
ठीक है, बाइफिनाइल्स। ठीक है, तो वुड्स फिटिक है दोनों अल्काइल हैलाइड, फिटिक है दोनों अराइल हैलाइड, वुड्स फिटिक है एक अल्काइल एक अराइल। ठीक है, इस तरीके से आप अपना प्रोडक्ट बना सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, आई थिंक डन है ना। चलो, बहुत ही बढ़िया। तो आज के सेशन में हमने देखो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी आपके इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, है ना, टोटल मैंने यहाँ पर 22 लिखे हैं, बट मैंने एक्स्ट्रा भी बीच बीच में करवा ही दिया। ठीक है, तो आपको सारे नेम रिएक्शंस एक बार मैंने आप रिवाइज करवा दिया है। ठीक है, आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट होता है जिसमें आपके सारे फॉर्मूले आ जाते हैं या फिर आप कहो आपके ग्राफ्स आ जाते हैं, वो भी मैंने आपको एक बार में रिवाइज करवा दिया। ठीक है, इनऑर्गेनिक में आपने शॉर्ट नोट से रिवाइज कर लेना, बाकी इसी के साथ आपकी कंप्लीट केमिस्ट्री का रिविजन डन होता है। ठीक है, अब लास्ट डे है भाई, तो अब इस रिवीजन के बाद, ठीक है, अगर आपको लगता है कि अगर आपको पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत रिवाइज करना चाहते हो तो आप करो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। आज आप थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स दो। ठीक है, इतना टेंशन मत लेना, आराम से टाइमली सो जाना। ठीक है, अपना टाइमली उठ जाना, सेंटर पे चले जाना, एग्ज़ाम देना। ठीक है, तो बहुत चिल मोड में रहने की कोशिश करो। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट बट स्टिल ट्राई। ठीक है, फिर भी ट्राई करो। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। बहुत बढ़िया एग्जाम आप सभी का जाएगा, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। बहुत बढ़िया से आप अपना एग्जाम देना। ठीक है, और ज़रूर बताना कैसा आपका एग्जाम गया कमेंट बॉक्स में। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।